Okay, it's 7:36 on the clock. Welcome everyone to day 11 of DSA Bootcamp. Without any further ado, let's start the session. Over to your heads. Okay. Let me share my screen. Yeah. मेरा स्क्रीन विजिबल है, राइट? ओके, या सो ओके। आज का सम बेसिकली कल मैंने बाइनरी सर्च सीखा था, तो आज का सम लीड कोड सम नंबर 33 है। आज का लीड कोड सम नंबर 33 जो है सर्च इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे। अभी ये क्या था, ये एक मीडियम लेवल प्रॉब्लम है बाय द वे, रोटेटेड सॉर्टेड एरे। अभी आपको जैसे ही ये वर्ड सॉर्टेड दिखेगा, आपके दिमाग में यूजुअली सर्च और सॉर्टेड एक साथ दिखा, तो दिमाग में हमेशा सबसे पहला चीज क्या आता है कि मोस्टली ये बाइनरी सर्च से होगा। अभी यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आपको एक रोटेटेड सॉर्टेड एरे दिया जाएगा। व्हाट इज अ रोटेटेड सॉर्टेड एरे? अभी मैं एक सॉर्टेड एरे कंसिडर करता हूँ पहले, 0,1,2,3,4, एक सॉर्टेड एरे। अभी इसको रोटेट किया मतलब ये इंडेक्स जो है इसको मैंने इधर मूव किया और ये लास्ट वाला इंडेक्स घूम के इधर आ गया। बेसिकली वो है रोटेशन। अभी अगर मैंने इसको एक बार रोटेट किया तो ये कैसे दिखेगा, 4,0,1,2,3। दो बार रोटेट किया तो ये 3 इधर आ जाएगा, 3,4,0,1,2। तो आपको आइडिया लग गया कि रोटेटेड क्या होता है, एक रोटेटेड एरे क्या होता है। अभी आप देख सकते हो कि ये सॉर्टेड है, बट इट इज सॉर्टेड इन अ रोटेटेड मैनर। ये बेसिकली आप अभी यहाँ पे मैंने अगर आपको बोल दिया एक एलिमेंट 4 सर्च करो, आपको बोल दिया मैंने 4 सर्च करने की इक्वल टू 4, और ये एरे में सेकंड वाले एरे में आपको 4 सर्च करने बोल दिया। तो आपके नॉर्मल बाइनरी सर्च के हिसाब से क्या होगा, आप मिडिल एलिमेंट देखोगे और बोलोगे 4 तो पक्का आगे होगा, 4 पीछे तो नहीं हो सकता क्योंकि 4 1 से बड़ा है। तो आप सोचोगे कि 4 आगे होगा, तो मेरे को अभी सर्च स्पेस घटा के सिर्फ इतना ही एलिमेंट्स को देखना है कि ये इसमें से कोई 4 है कि नहीं। और अगर मैंने यहाँ पे नॉर्मल वाला बाइनरी सर्च लगा दिया तो आपको आंसर -1 मिलेगा अगर आप 4 ढूंढने गए, क्योंकि ये एक रोटेटेड सॉर्टेड है। तो आपको ये समझा होगा कि ये नॉर्मल बाइनरी सर्च आप यहाँ पे लगा नहीं सकते। यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑफ ऑल जो ब्रूट फोर्स अप्रोच होगा, वो नॉर्मल हर एक एलिमेंट के पास जाओ और ये पूछो कि आप 4 हो, आप 4 हो। ये क्योंकि वो तो कोई भी एरे में चल जाता है। लीनियर वाला जो सर्च होता है वो हर एक एलिमेंट पे जाओ, चेक करो तो एरे सॉर्टेड हो अनसॉर्टेड हो तो चल जाएगा। तो इसका ब्रूट फोर्स आपको पता ऑफ है ना, हर एक एलिमेंट को विजिट करो। बट यहाँ पे आपको बोला गया है सॉर्टेड एरे, तो आपका दिमाग क्या चलता है, पहले बाइनरी सर्च लगेगा। अभी बाइनरी सर्च कैसे लगेगा? बाइनरी सर्च का जो मेन कंसेप्ट है ना, मतलब बाइनरी सर्च मेनली क्या बोलता है, एक एरे को आधे में डिवाइड करता है, उसके मिडिल एलिमेंट को देखता है और एक जजमेंट देता है कि हाँ अभी यहाँ पे मैंने इसको देखा और मेरे को ढूंढना अगर 4 है, तो ये बाइनरी सर्च ऐसा जजमेंट देने का केपेबल होना चाहिए कि मैंने ये मिडिल एलिमेंट देखा, तो अभी मेरे को अगर सोचना है 4 किधर है तो 4 ये साइड होना चाहिए। ऐसा मैं डायरेक्ट बोलने होना चाहिए, मतलब मेरा एल्गोरिथम ऐसे डिजाइन होना चाहिए कि बाइनरी सर्च कैसे होता है, वो मिडिल एलिमेंट देखता है, उससे वो डिसाइड कर देता है कि ये एलिमेंट या तो लेफ्ट में है या तो राइट में। यहाँ पे क्या मैं कुछ ऐसा बोल सकता हूँ कि 4 का 1 के साथ कुछ ऐसा रिलेशन निकाल सकता हूँ कि हाँ मैं 4 को देख के समझ गया कि ये 1 के लेफ्ट में हो या ये 1 के राइट में हो। दिस इज एज इक्वल टू अ नॉन नॉन सॉर्टेड एरे। ये एक रोटेटेड है, तो आप डायरेक्टली बाइनरी सर्च ऐसे नहीं लगा सकते। बट ये एक रोटेटेड सॉर्टेड एरे, ये वो सॉर्टेड वर्ड की वजह से यहाँ पे बाइनरी सर्च थोड़ा अलग से लगेगा। अभी कैसे लगेगा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आप रोटेटेड सॉर्टेड एरे में एक चीज देख पा रहे हो, मैं ये 3,4,0,1, आप रोटेटेड सॉर्टेड एरे में एक चीज देख पा रहे हो, ये जो है ना, ये एलिमेंट को बोलते हैं हम लोग पीक एलिमेंट, मतलब सबसे बड़ा एलिमेंट। यहाँ पे देख सकते हो कि जब भी एक एरे रोटेटेड सॉर्टेड एरे जो होता है, वो पीक एलिमेंट के बाद आप देख सकते हो कि अगला एलिमेंट जो है उससे छोटा होता है, मतलब सबसे मिनिमम एलिमेंट होता है। तो आपको बेसिकली क्या करना है, ये एरे जो है ना, ये बेसिकली दो सॉर्टेड एरे में डिवाइडेड है, विच इज दिस। आपको पता है ये तो सॉर्टेड है और दिस, मतलब आपको ये समझा कि ये एक रोटेटेड सॉर्टेड एरे दो पॉइंट पे डिवाइडेड है। एक है पीक एलिमेंट तक, जीरो से पीक एलिमेंट तक, और दूसरा है पीक एलिमेंट के बाद से आखिर तक। अगर ये अनसॉर्टेड होता तो
उसकी भी मैं बात करता हूँ जब एल्गोरिथम लिखूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे अनसॉर्टेड, सॉरी, यहाँ पे एग्जांपल ऐसे भी आ सकते हैं कि अनरोटेटेड हो, मतलब नॉर्मल 0 1 2 3 4 ही लिखा हो, और आपको ऐसा भी एक केस दिया जा सकता है। अभी उसके लिए मैं बताता हूँ क्या कर सकते हो आप। बट अभी मैं कंसिडर कर रहा हूँ रोटेटेड सॉर्टेड एरे में बाइनरी सर्च कैसे लगाओ। आप ये देख सकते हो कि ये सॉर्टेड है, ये सॉर्टेड है, फिर आपको क्या करना है, मेरा टारगेट 4 था, मैं देखूंगा क्या 4 मेरे 3 से बड़ा है, अगर 3 से बड़ा है तो यहाँ पे चेक करो। बट अगर मेरा जो अभी मेरे को सर्च करना है 2, क्या मेरा 2 3 मतलब क्या फर्स्ट एलिमेंट, क्या मेरा 3 फर्स्ट एलिमेंट से बड़ा है, नहीं बड़ा नहीं है, मतलब वो ये वाले सब एरे में तो एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ये वाला सब एरे में क्या एग्जिस्ट करता है, फर्स्ट एलिमेंट, और फर्स्ट एलिमेंट से सब बड़ा एलिमेंट। तो अगर ये सब एरे में एग्जिस्ट नहीं करता तो आई एम श्योर कि ये सब एरे में होगा। और अगर इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो आई एम श्योर कि ये एरे में ही नहीं है एलिमेंट, तो -1 रिटर्न करना है। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझा होगा कि क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है। आपको एक रोटेटेड सॉर्टेड एरे दिया होगा, आपको एक एलिमेंट सर्च करना होगा, आपको बस उसका इंडेक्स रिटर्न करना है। और आपको ये भी समझा होगा एक रोटेटेड सॉर्टेड एरे को आप दो डिफरेंट सॉर्टेड एरे में डिवाइड कर सकते हो। और वो डिवाइड कौन से एलिमेंट में होता है, जो पीक एलिमेंट है उधर होता है, क्योंकि पीक एलिमेंट तक एक सॉर्टेड एरे मिलता है, पीक एलिमेंट के बाद दूसरा सॉर्टेड एरे मिलता है। तो आपका सबसे पहला इशू होना चाहिए कि मैं पीक एलिमेंट कैसे ढूंढूं, कि मैंने पीक एलिमेंट ढूंढ लिया तो मेरे को सिर्फ नॉर्मल बाइनरी सर्च लगाना है ये या ये एरे पे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है पीक एलिमेंट में कैसे ढूंढूं। अभी पीक एलिमेंट ढूंढने के लिए आपको बेसिकली ये कोड तो आपको पहले तो खुद से लिखना होता है, या आपको खुद से ड्राई रन वगैरह करके आपको ऐसा देखना होता है कि अच्छा इसके लिए लाइक ऐसा कंडीशन होगा, इसके लिए वैसा कंडीशन होगा। अभी मैं बताता हूँ क्या। अभी यहाँ पे मैं नॉर्मल बाइनरी सर्च लगाऊंगा। पीक एलिमेंट भी आप बाइनरी सर्च से ढूंढ सकते हो, पीक एलिमेंट विदाउट बाइनरी सर्च O ऑफ n में भी ढूंढ सकते हो। बट आपको पता है ये सॉर्टेड है, तो इसका एक बेटर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा जो O ऑफ log n है। सो वी विल ट्राई पीक एलिमेंट को log n में ढूंढने। बाइनरी सर्च का लॉजिक क्या कहता है, अभी पीक एलिमेंट का मैं फीचर्स बताता हूँ। पीक एलिमेंट कैसे दिखता है, पीक एलिमेंट वो एलिमेंट होता है जो अभी ये एरे असेंडिंग ऑर्डर में, तो असेंडिंग ऑर्डर में तो कभी भी ऐसा कुछ आना नहीं चाहिए, मतलब ये वाला एलिमेंट कभी ये वाले एलिमेंट से, सॉरी ये नहीं, यहाँ पे मैं 4 है, यहाँ पे मैं 2 लिखता हूँ। ये एलिमेंट कभी ये एलिमेंट से बड़ा नहीं होना चाहिए। असेंडिंग ऑर्डर मतलब जो पिछला वाला एलिमेंट है वो अगले वाले एलिमेंट से हमेशा छोटा ही होगा। तो ये असेंडिंग ऑर्डर है। तो पीक एलिमेंट जो है ना वो वैसा नहीं होता। पीक एलिमेंट का स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि वो अपने अगले एलिमेंट के वैल्यू से बड़ा होता है। तो पीक एलिमेंट को आप ये देख के समझ सकते हो, ये कौन पीक एलिमेंट आपको अगर समझना होगा, उसके लिए आपको सिर्फ क्या देखना होगा, क्या वो जो एलिमेंट है उसके आगे वाला एलिमेंट है उससे वो बड़ा है कि नहीं। इससे आप समझ सकते हो कि पीक एलिमेंट वो है कि नहीं। आई होप आपको ये पॉइंट समझा होगा कि पीक एलिमेंट का स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या है। बेसिकली ये जो एलिमेंट है इससे बड़ा होगा तो ये पीक एलिमेंट होगा। लाइक क्या ये पीक एलिमेंट हो सकता है, नहीं, क्योंकि 0 का वैल्यू 1 से छोटा है। क्या 1 हो सकता है, नहीं, क्योंकि 1 का वैल्यू 2 से छोटा है। तो आप देख सकते हो पीक एलिमेंट जो होता है उसका वैल्यू हमेशा अगले एलिमेंट से बड़ा होता है। ओके, मेरे को ये समझ गया। तो मेरे को बाइनरी सर्च यूज करके क्या ढूंढना है, एक ऐसा एलिमेंट, मतलब अगर मेरा अभी बाइनरी सर्च हमेशा नॉर्म्स ऑफ मिड होता है, मतलब आप मिडिल एलिमेंट को कंपेयर करते हो हमेशा बाइनरी सर्च में। मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, आप मिडिल एलिमेंट को कंपेयर करके डिसीजन लेते हो कि क्या मेरे को लेफ्ट में देखना है, क्या मेरे को राइट में देखना है, विथ 100% श्योरिटी कि मेरे को ऐसा नहीं होना चाहिए शायद से लेफ्ट में होगा शायद से राइट में होगा। वो तो बेसिक लीनियर सर्च ही हो गया। आपको बाइनरी सर्च में आपको ऐसा बताना है कि 100% ये लेफ्ट में होगा। अभी ये कैसे बता सकता हूँ, मैंने नम्स ऑफ मिड को देखा, नम्स ऑफ मिड 0 है। अभी पहले मैं देखूंगा क्या ये पीक एलिमेंट है कि नहीं, ये पीक एलिमेंट है कि नहीं कैसे देखते हैं, उसको मैं कंपेयर करूंगा क्या मेरा नम्स ऑफ मिड मेरे नम्स ऑफ मिड प्लस 1 से बड़ा है कि नहीं। अगर मेरा नम्स ऑफ मिड प्लस 1 से बड़ा है तो मेरे को आई एम 100% श्योर कि यही है मेरा पीक एलिमेंट। सो ये एक चेक हुआ। और एक और चेक होता है विच इज बेसिकली नम्स ऑफ, ये दोनों चेक करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपको थोड़ी पीक एलिमेंट मिल जाता है। मिड जो है वो अपने नम्स ऑफ बेसिकली आपका अगर पॉइंटर यहाँ पे आ गया, सॉरी ये आपको पूरा क्लियरली दिख रहा नहीं होगा, नम्स ऑफ मिड जो है बेसिकली अगर आपका पॉइंटर यहाँ पे आ गया तो आपको क्या बोलने होना चाहिए कि ये जो एलिमेंट है इससे बड़ा हुआ तो ये पीक है। अगर आपका पॉइंटर यहाँ पे हुआ तो आप ये बोलने होना चाहिए कि ये जो एलिमेंट है इससे बड़ा है। उसको कैसे लिखते हैं, नम्स ऑफ मिड -1 अगर मेरे नम्स ऑफ मिड से बड़ा है। सो मेरे को इससे भी पता चल रहा है कि पीक एलिमेंट है, मतलब क्या मेरा पॉइंटर यहाँ पे, मेरा ये पीछे वाला एलिमेंट मेरे से बड़ा है तो मेरा पीछे वाला एलिमेंट जो है पीक एलिमेंट है। तो यहाँ पे मैं रिटर्न मिड करूंगा क्योंकि मेरा करंट, मैं जहाँ पे करंटली खड़ा हूँ वो मेरा पीक एलिमेंट है, और यहाँ पे मैं रिटर्न मिड -1 करूंगा
क्योंकि मैं जहां पे खड़ा हूँ उसके पीछे वाला एलिमेंट पीक एलिमेंट है। आई होप आपको ये दोनों केस समझा होगा। समझा होगा तो एक थम्स अप दे दो, क्योंकि ये दोनों के बेसिक केस है कि पीक एलिमेंट कैसे आइडेंटिफाई करने हैं। ओके, मैंने पीक आइडेंटिफाई कर लिया। अभी मेरे को क्या करना है? अभी ये सबसे टफ पार्ट है एक्चुअली। अभी ये जो एलसी लैडर है बेसिकली, अगर ये दो केस फेल हुआ तो ये अभी अगले केस पे आएगा। मतलब आपको यहाँ पे पता है कि आपका जो करंट एलिमेंट है वो पीक नहीं है। मतलब आपका करंट एलिमेंट जो है उससे बड़ा है उसका अगला एलिमेंट, मतलब ये पीक एलिमेंट नहीं है। क्योंकि पीक एलिमेंट रहता तो ये दो केस में कैच हो जाता। तो अभी ये पीक एलिमेंट नहीं है। अभी हम लोग देखते हैं अगर पीक एलिमेंट नहीं है तो पीक एलिमेंट ढूंढते कैसे। लेट से मेरा मिड ने मेरे को ये वैल्यू दिया, मिड कभी आपको ये वैल्यू देगा नहीं, बट लेट से मेरे को मिड ने ये वैल्यू दिया। तो मैं कैसे बोल रहा हूँ, आपको रिलेशन निकालना है कि आपको अभी बस राइट में देखना है। ये कैसे देखने होना चाहिए? अभी मैं ये बेटर एग्जांपल नहीं है, आई वुड टेक अ बेटर एग्जांपल। 3 4 0 1। ओके, आपका मिडिल एलिमेंट ये हुआ। आपको बताना है कि पीक एलिमेंट जो है वो लेफ्ट में लाई करता है कि लाई करता है, कैसे? हाँ ओके, तब मैं बोल एक बार हैंड्रेस किया था ना तब में शायद, नहीं किया था। ओके फाइन, किया तो बोल दे, माइक ऑन करके बोल दे। मेरा स्क्रीन आधा ही शायद, क्योंकि आधा ही मेरे को दिख रहा है कुछ चैट वगैरह। और नीले कुछ डाउट आया तो बोल दिया मेरे को, क्योंकि मेरा अभी वो पूरा बंद है चैट। चलेगा। तो यहाँ पे लेट से मेरा पॉइंटर यहाँ पे आया। मेरे को बोलने होना चाहिए कि मेरा पीक एलिमेंट लेफ्ट में लाई करता है कि आई मीन राइट में लाई करता है कि मेरा पीक एलिमेंट लेफ्ट में लाई करता है। ये कैसे मैं पता कर सकता हूँ? अभी ये रोटेटेड सॉर्टेड अरे, ये रोटेटेड सॉर्टेड अरे मतलब अभी मेरे को इसमें क्या फीचर्स देखना है। ये जो फर्स्ट एलिमेंट है, अगर मेरा करंट एलिमेंट जो है अगर मेरे फर्स्ट एलिमेंट से बड़ा है, मतलब मेरा पीक एलिमेंट जो है वो राइट में होगा। जैसे कि मैं ऊपर देखा था, ऊपर बताया था, ये जो एरे है ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक है जीरो से लेके पीक एलिमेंट तक, और दूसरा है पीक एलिमेंट के बाद से एरे के एंड तक। तो अगर मेरा जो यहाँ पे अगर टू होता, अगर मेरा जो थ्री है वो टू से बड़ा है, मतलब आप ऐसे कोरिलेशन निकालना होना चाहिए कि ये हमेशा राइट में ही लाई करेगा। अभी लेट से मेरे को यहाँ पे कोई एक मिड आया, वन मिड आया। ये जो वन है वो अभी ये टू यहाँ पे नहीं है, मतलब टू यहाँ पे, ये जो वन है वो टू से छोटा है। वो टू से छोटा है, इसीलिए आपको जो पीक एलिमेंट है वो इधर लाई करेगा, क्योंकि एक रोटेटेड सॉर्टेड है। रोटेट होने के बाद ये जो आपको कैसे पता चलेगा? ये एक अलग एरे है जो रोटेट होने के बाद ये एक अलग सब एरे, ये एक अलग सब एरे जो सॉर्टेड है। तो आपको पीक एलिमेंट फाइंड करने के लिए कैसे होना चाहिए कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट है, ये थोड़ा मुश्किल है आई नो, क्योंकि ये केस पकड़ने के लिए आपको खुद से ड्राई रन करना होता है। आपको हर एक एलिमेंट लेके आपको चेक करना होता है, हाँ इसका कोरिलेशन क्या है। अभी मैं फर्स्ट एलिमेंट के साथ ही क्यों निकाला? आप ये रोटेट करने के बाद यूजुअली एरे को दो हाफ में डिवाइड कैसे करते हो? अभी ये 0 1, उसके बाद ये 2 है। मतलब अगर वन जब टू से छोटा है तो आपको पता है कि ये जो पीक एलिमेंट है ये इसके आगे लाई करेगा। अभी ये क्यों है, थोड़ा समझाना टफ होगा, मैं ट्राई करता हूँ कभी समझाने का। 3 4 0 1 है। आपको पता आपने ये एरे जो रोटेट किया है, और अगर आपने रोटेट किया है और आपने ऐसे मैं बता रहा हूँ ऐसे ऐसे मैं रोटेट कर जा रहा हूँ, आपने रोटेट किया, आपको पता चला आपका जो मिडिल एलिमेंट है वो आपके स्टार्टिंग एलिमेंट से छोटा है। तो बेसिकली वो आप इमेजिन करो आपने कैसे रोटेट किया, उसके हिसाब से अगर आपका जो मिडिल एलिमेंट है अगर स्टार्ट से बड़ा होगा तो आप यूजुअली हमेशा लेफ्ट में ही देखोगे, क्योंकि अभी राइट में वो लाई नहीं करेगा, क्योंकि ये रोटेटेड एरे। अगर क्योंकि ये रोटेटेड एरे मतलब कैसे समझाऊं मैं, ये थोड़ा टफ कंडीशन है। इवन ये क्लिक होने के लिए ना मैं यहाँ पे पेन एंड पेपर लेके साइड में मैं पूरा हर एक केस लिखा था, और मेरे को बस ये करना था कि मेरे को मिडिल एलिमेंट को देख के जज करने होना चाहिए। अभी आप फर्स्ट एलिमेंट से क्यों कंपेयर करते हो? आपको फर्स्ट एलिमेंट से समझते हैं कि ये कौन से, मतलब ये कितना रोटेट हुआ है बेसिकली, ये समझना थोड़ा मुश्किल है। जैसे कि ये मेरा आया, ये फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर किया, अगर इसका वैल्यू फर्स्ट एलिमेंट से बड़ा हुआ तो आप देख सकते हो कि पीक हमेशा इसके राइट में ही लाई करता है। ये देखने के लिए आपको एक बार खुद से ऐसा कोड एक बार एक बार ड्राई रन करके खुद से पेन एंड पेपर में करना होता। थोड़ा मुश्किल है ये समझाना, क्योंकि ये मेरे को भी क्लिक होने के लिए बहुत टाइम लगा था। उसके बाद आपने लेट से मैंने अभी ये जो है ये एक सवेरे का पार्ट है। अभी मैं ये सवेरे से कोई वैल्यू उठाता हूँ जो है 0। अगर मैंने 0 को उठाया फिर और आप कंपेयर करोगे स्टार्ट के वैल्यू से, 0 का वैल्यू आपको पता है 2 से कम है, 2 जो है 0 से बड़ा है, तो आप देख सकते हो कि पीक एलिमेंट जो है वो हमेशा इसके लेफ्ट में लाई करता है।
और बाइनरी सर्च क्या कहलाता है? बाइनरी सर्च आप कब यूज करते हो? जब आप श्योर होते हो कि मिड एलिमेंट को देख के कि क्या मेरे को लेफ्ट में देखना है, क्या मेरे को राइट में देखना है, कि क्या मेरे को लेफ्ट में देखना है, राइट में देखना है कि लेफ्ट में देखना है। ये जब आप श्योर हो पाते हो तभी आप बाइनरी सर्च लगा पाते हो। यहाँ पे मैंने जैसे बताया, स्टार्ट से आप जब कंपेयर करते हो आप देखते हो कि जो मिड एलिमेंट है उसका वैल्यू जब आपका स्टार्ट से बड़ा होगा तो आप श्योर हो कि यू आर 100% श्योर। आप कुछ भी करो, आप एक सॉर्टेड एरे का भी अगर आप कोड लोगे ना, यहाँ पे सॉर्टेड एरे का थोड़ा स्टोरी अलग बनता है, बट आप देख सकते हो जब भी वैल्यू जो है मिड एलिमेंट जो है अगर स्टार्ट के एलिमेंट से बड़ा है तो आपका सॉर्टेड ये जो पीक एलिमेंट है हमेशा राइट में लाई करेगा। कुछ भी करो, आप कैसे भी रोटेट करो, आपका जो हमेशा वो राइट में ही लाई करेगा। और अगर अगर आपका यहाँ पे जैसे मैंने बताया, ये जो वैल्यू है अगर ये वैल्यू स्टार्टिंग एलिमेंट से कम है मतलब ये रोटेटेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये वैल्यू आगे का वैल्यू अगर स्टार्टिंग एलिमेंट से कम है तो आप समझ सकते हो कि ये रोटेटेड है, तो ये हमेशा इसके पीछे लाई करेगा। क्या आपको ये केस समझा? आपको ये दो केस समझा? ये थोड़ा मुश्किल है गेस, अगर समझा रहेगा तो थम्स अप दो। आप मल्टीपल वैल्यूज पे ड्राई रन करके देखो, ड्राई रन करेगा तो ही थोड़ा समझेगा। तो दो केसेस आ गया मेरा। दो केसेस क्या था मैं लिख लेता हूँ। सिर्फ आपका जो नम्स ऑफ मिड है वो अगर आपका ग्रेटर देन नम्स ऑफ जीरो, नम्स ऑफ जीरो, अगर आपका नम्स ऑफ मिड है अगर नम्स ऑफ जीरो से ग्रेटर देन है तो आपको यहाँ पे मैं जैसे ऊपर समझाया था, आपका अगर थ्री जो है वो जीरो से बड़ा है तो आपको किधर देखना? राइट में देखना। राइट में देखना उसका मतलब कि आप स्टार्टिंग के पॉइंटर को आगे मूव करोगे। जो आपका स्टार्ट पॉइंटर है विच इज एस टी, आप कुछ भी डिक्लेयर करो, लो हाई, इसको आप मिड प्लस वन करोगे, नॉर्मल बाइनरी सर्च। और इसके बाद लास्ट एक कंडीशन बचता है जो एल्स, वहां पे आप क्या करोगे? एंड को मिड माइनस वन मूव करोगे, विच इज बेसिकली आप लेफ्ट में देखो, सर्च स्पेस को घटाओ। आई होप आपको ये वाला कंडीशन समझा होगा। ये थोड़ा टफ है, ये मैं एक और बार रिवाइज करता हूँ। आपको बेसिकली अगर समझना है कि पीक एलिमेंट राइट में लाई करता है कि लेफ्ट में लाई करता है, ये आप उसके लिए आप क्या करोगे? बेसिकली वो एलिमेंट जो है उसको आप स्टार्ट एलिमेंट से कंपेयर करोगे। स्टार्ट एलिमेंट से कंपेयर करके आपको समझेगा कि आपका अगर स्टार्ट एलिमेंट से कंपेयर किया और आपने देखा कि आपका जो वैल्यू है वो स्टार्ट से बड़ा है, तो जैसे कि ये थ्री जो है टू से बड़ा है, तो और आपको ये भी पता है कि थ्री पीक नहीं है, आपको ये पता है कि थ्री पीक भी नहीं है, और आपको पता है कि थ्री टू से बड़ा है, तो ऑफकोर्स जो पीक एलिमेंट है, पीक मतलब सबसे बड़ा एलिमेंट है, वो आगे लाई करता होगा। और अगर यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका जीरो पीक तो नहीं है क्योंकि जीरो जो है ये पीक तो नहीं है, और ये टू से छोटा है, तो आपको पता है ये रोटेटेड है। आपको ये देख के समझना है कि आपका आगे वाला जो है वो जीरो से छोटा है, तो आपको ये समझना चाहिए कि आपको लेफ्ट में देखना है। दैट्स हाउ आप फिगर आउट करते हो कि लाइक थ्री पीक भी नहीं है, आपको पता है। और आपको पता है थ्री का वैल्यू टू से बड़ा है, मतलब यहाँ पे ये इंक्रीजिंग ऑर्डर पे आ रहा है, मतलब आगे ही कहीं होगा आपका मैक्सिमम वैल्यू। दैट्स हाउ यू फिगर इट आउट। जैसे मेरे को जैसे मेरे को ऐसे क्लिक हुआ वैसे मैंने बताया। अभी मैंने पीक एलिमेंट फाइंड कर दिया, पीक एलिमेंट फाइंड कर दिया मतलब यहाँ पे मैंने ऊपर अगर मेरा मिड या मिड माइनस वन नहीं रिटर्न हुआ, यहाँ पे मैंने लिखा था ऊपर, या तो रिटर्न मिड करो या तो रिटर्न मिड माइनस वन करो, नहीं तो आप सर्च स्पेस को घटाते हो। अगर कुछ ही नहीं हुआ मतलब आपका जो मेन वाइल होता है, वाइल रिसर्च में मैंने कल बताया था, एस टी लेस देन इक्वल टू डी। अगर ये वाइल पूरा एंड हो गया, ये वाइल में ऊपर का पूरा कंटेंट आएगा, ऊपर का कंटेंट, अगर ये वाइल एंड हुआ उसका मतलब आपको पीक एलिमेंट मिला ऐसा नहीं होता है। अभी मैं समझाता हूँ इसका वाइल एंड हुआ तो क्या होता है। इसका वाइल एंड हुआ तो आपको रिटर्न माइनस वन करना है। माइनस वन क्या कहलाता है? अभी मैंने जैसे बताया पीक एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, या तो वो एलिमेंट का वैल्यू उसके आगे वाले वैल्यू से बड़ा है, नहीं तो वो एलिमेंट का वैल्यू कि वो अगर यहाँ पे पॉइंटर था तो उसका पीछे वाला वैल्यू उससे बड़ा है, नहीं तो ये जो वैल्यू है वो आगे वाले एलिमेंट से बड़ा है। अभी लेट से ये सॉर्टेड एरे होता, रोटेटेड बिल्कुल नहीं है, ये नॉर्मली सॉर्टेड है, ये यहाँ पे माइनस वन रिटर्न करेगा, क्यों मैं बताता हूँ। ये नॉर्मली सॉर्टेड है, वन टू थ्री फोर। इवन इफ ये आपका पीक एलिमेंट है, ये आपको पता है, देख के तो पता है, बट अगर आपका मिड ये भी आया, आप किसके साथ, आगे तो कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, आप किसके साथ कंपेयर कर रहे हो? अगर आप कंपेयर करने गए तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आएगा। इसीलिए आप जब भी ये जो ऊपर वाली ये जो दो केस है ना जहाँ पे आप मिड प्लस वन यूज कर रहे हो, तो वहां पे आपको ये बताना पड़ेगा कि आपका मिड कभी
ये एलिमेंट नहीं होना चाहिए। सो मिड शुड बी ऑलवेज लेस देन नम्स डॉट लेंथ -1। मतलब ये कभी लास्ट इंडेक्स होना ही नहीं चाहिए। अगर लास्ट इंडेक्स हुआ तो आप आगे वाला इंडेक्स जब यूज करके चेक करोगे तो आपको ये वैल्यू एरर देगा, जिसकी वजह से आपको एरर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आएगा। और मिड+1 के लिए भी आपको कभी भी आपका जो मिड है ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपका मिड ये है और आप मिड-1 करने गए, यहाँ पे कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, आपका मिड-1 का वैल्यू -1 आएगा, यहाँ पे -1 जाएगा और ये एरर दे देगा। इसीलिए यहाँ पे एक और केस आएगा कि आपका जो मिड है, ये केस में आपका मिड हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, और ये केस में आपका हमेशा मिड नम्स डॉट लेंथ -1 से छोटा होना चाहिए। ये दो केसेस है जिसकी वजह से आपको एरर ना आए, आपको एरर नहीं आए, इसीलिए आप ये दो केसेस यूज करते हो। अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, आपका अगर मिड ये आया, आप आगे कोई एलिमेंट से कंपेयर नहीं कर सकते, इसीलिए आप यहाँ पे मैं अगर ड्रायग्राम भी पूरा करके बताऊं आपको पहले, ये आपका मिडिल एलिमेंट है, ये एस टी, ये ईडी। मिड मैंने कल ही आपको फॉर्मूला बताया, एस टी प्लस ईडी माइनस एस टी बाई टू। आप नॉर्मल ईडी प्लस एस टी बाई टू भी यूज कर सकते हो, आपके ऊपर है। आपका मिनिमम ये आया, उसके बाद आप देखोगे क्या ये पीक एलिमेंट है। पीक एलिमेंट है कैसे दिखते हैं, या तो ये जो एलिमेंट है इसका वैल्यू आगे वाले एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए, नहीं तो इसके पीछे वाले एलिमेंट का वैल्यू ये एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे आपको पता है ये कंप्लीटली फाइन है कि 1 2 से छोटा है, और 3 जो 2 जो है वो 3 से छोटा है, तो ये पीक तो नहीं है। और अगर ये पीक नहीं है तो दूसरा कंडीशन क्या कहलाता है, ये जो एलिमेंट है अगर स्टार्ट वाले एलिमेंट से बड़ा है तो आपका पीक हमेशा आगे लाई करेगा। और आगे लाई करेगा उसका मतलब क्या है, आपका जो एस टी है वो मिड+1 होगा। मतलब आपका सर्च पे इतने से घट गया, अभी एस टी इधर आ गया, आपका मिड ये निकला। ये फॉर्मूला यूज करने के बाद आप देखोगे कि क्या 3 मेरा पीक है। 3 मेरा पीक नहीं है, कैसे? 3 का वैल्यू क्या मेरा 4 के वैल्यू से बड़ा है? नहीं। क्या मेरा 2 का वैल्यू 3 के वैल्यू से बड़ा है? नहीं। तो 2 का वैल्यू 3 के वैल्यू से नहीं बढ़ा है और 3 का वैल्यू 4 से नहीं बढ़ा, तो ये पीक तो पक्का नहीं है। अगर ये पीक नहीं है तो कैसे चेक करने का, 3 क्या 0 से बड़ा है? हाँ। तो आपका जो है सर्च स्पेस घटेगा और बोलेगा पीक जो है वो हमेशा यहाँ पे लाई करता है। अभी तो आप पीक पे आ गए, बट आपका जो ये पीक है ये कैसे पता चलता है आपका? फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना, ये कंडीशन, हाँ, यहाँ पे ये बेसिकली फेल हो जाएगा, क्योंकि या तो ये -1 रिटर्न करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जब 4 कंपेयर करने आएगा, क्या 4 इससे बड़ा है? बट यहाँ पे वो कंपेयर कर लेगा सक्सेसफुली, वो ये कंपेयर करके नम्स डॉट लेंथ -1 देगा। बट -1 कौन से केसेस पे आता है मैं बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एरे का लेंथ जब 1 होता है ना, तब आपका यूजुअली जो है -1 आता है, सॉर्टेड में आ जाएगा। ये मेरा पुराने कोड में नहीं आता था, मेरा पुराना कोड थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे ये परफेक्ट ईडी को रिटर्न करेगा, सॉरी, ये परफेक्ट आंसर दे देगा। तो यहाँ पे आपका ईडी का जो इंडेक्स है 0, क्या है इसका इंडेक्स, 0 1 2 3 4, ये 4 रिटर्न करेगा, क्योंकि ये देखो ये सॉर्टेड पे भी काम कर रहा है, मतलब अनरोटेटेड एरे पे भी काम कर रहा है, ये 4 रिटर्न करेगा। मेरा प्रीवियस केस में इंस्टेड ऑफ मैं 0 से कंपेयर करने की जगह मैं एसटी से कंपेयर करता था, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपका एरे आगे आगे जा रहा है तो ये पूरा सॉर्टेड है। तो मैं जब एसटी से कंपेयर कर रहा था, मैं फालतू का 0 से कंपेयर, मतलब आप वो कंसिडर मत करो, आप 0 से कंपेयर करो। बट मेरा पिछला पहले वाला कोड एसटी से कंपेयर कर रहा था, वो कोड भी रन करता है। बट आप लॉजिकली, जब मैं सोच रहा था ना, ये जब मैं पेन एंड पेपर पे लिखा तो मेरा पहला लॉजिक यही था कि 0 से कंपेयर करो। 0 से कंपेयर करके आपको समझते हैं कि लेफ्ट में लाई करता है कि राइट में लाई करता है। तो जब भी आपका यूजुअली एरे का लेंथ 1 होता है ना, तो यूजुअली ये 1 ग्रेटर देन 1 नहीं दे पाता। मतलब ये जो अभी 1 इसका पीक है, अभी मैं एरे एक लेंथ के एरे में डालता हूँ, -1 आता है, बताता हूँ। 1 जो है एस टी ईडी, सेम एलिमेंट हुआ, इसका मिड भी यही हुआ। फिर आप जो कंपैरिजंस करोगे कि क्या 1, पहले तो कंपैरिजंस होंगे नहीं, क्योंकि मैंने बताया पहले कंपैरिजन के लिए जो है, मैंने यहाँ पे पहले कंपैरिजन के लिए बताया, जो मिड है वो लास्ट एलिमेंट नहीं होना चाहिए, और दूसरा कंपैरिजन मिड जो है वो फर्स्ट एलिमेंट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक ही एलिमेंट है, तो मिड मेरा फर्स्ट भी नहीं हो सकता, लास्ट भी नहीं हो सकता। तो पहला तो केस तो मेरा फेल हो गया। दूसरा केस क्या बोलता है, मेरा मिड जो है वो एस टी से बड़ा होना चाहिए। अभी 1 1 जो है, क्या वो 1 से बड़ा है? नहीं, 1 1 से बड़ा नहीं है, तो ये भी फॉल्स देगा। और वो फाइनली क्या करेगा, ईडी को मिड-1 करेगा, जिससे ईडी का वैल्यू एसटी से छोटा हो जाएगा, जिसकी वजह से ये पूरा ब्रेक हो जाएगा और फाइनली ये -1 रिटर्न करेगा। और जब भी ये -1 रिटर्न करता है, आप दो चीज कर सकते हो। या तो आप कंपेयर करो कि यही एलिमेंट क्या मेरा टारगेट है, अगर टारगेट है तो ये एलिमेंट का इंडेक्स रिटर्न करो, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करो। नहीं तो आप ये पूरे इसके अक्रॉस बाइनरी सर्च लगा सकते हो। बट मैं आप कुछ भी कर सकते हो बेसिकली।
यहाँ पे मैं या तो एक इफ एल्स होगा। अभी मैंने पीक एलिमेंट तो ढूंढ लिया, मैंने पीक एलिमेंट तो ढूंढ लिया। अभी मेरे को अगर पीक -1 है, मैं बोला -1, ये जो लेंथ है 1 के लेंथ में आपको पीक -1 आ रहा है। तो अगर आपका पीक -1 है, मैंने मेरे कोड में थोड़ा ढंग सा लॉजिक लिखा है। मैंने बोला कि बाइनरी सर्च लगाओ पूरे एरे के क्रॉस। ये सेंस ही बना था क्योंकि ये सेंस बना था क्योंकि ये भी वैल्यू आपको दी देगा पूरा लेंथ के अक्रॉस बाइनरी सर्च लगाओ। नहीं तो आपका बस ये भी बहुत जल्दी खत्म होगा, इसमें इशू नहीं है। आप टारगेट दोगे और एरे दोगे। और अगर आपका पीक -1 नहीं आया, मतलब आपका पीक कोई परफेक्ट, मतलब कोई अच्छा इंडेक्स आया। अभी पीक से कैसे पता चलता है कि वो एलिमेंट कहाँ एग्जिस्ट करता है, ये मैंने स्टार्टिंग में बताया। अगर मेरा जो 4 है वो अगर ये मेरा 4 है, मेरे को एलिमेंट ढूंढना है 3। अगर मेरा 3 जो है, अगर ये 0th एलिमेंट से बड़ा है, मतलब ये वाला जो 2 से बड़ा है, तो पक्का ये वाले से मेरे पे लाई कर रहा है। और अगर ये मेरा 2 से बड़ा नहीं है, मतलब मेरा 3 जो है 2 से बड़ा नहीं है, अभी मेरे को ढूंढना 1 है, मेरे को 1 ढूंढना है। मेरे को पता चला कि 1 जो है वो 2 से बड़ा नहीं है, तो मेरे को पक्का ये सब एलिमेंट ढूंढना है। बेसिकली आप ऐसा कंडीशन लगाओ, जो एलिमेंट ढूंढना है वो क्या इससे बड़ा है और इससे छोटा है, तो आपको ये सब एरे में बाइनरी सर्च करना है। अगर इससे बड़ा नहीं है और इससे छोटा नहीं है, तो आपको बाइनरी सर्च यहाँ पे करना है। दैट इज द बेसिक लॉजिक। आपको इतना समझा? आप एक फाइनल थम्स अप दो, इससे मेरे को समझेगा, थोड़ा आइडिया मिलेगा। तो आपको समझ गया कि पीक के हिसाब से हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कि कहाँ बाइनरी सर्च लगाना और कहाँ बाइनरी सर्च नहीं लगाना। तो बेसिकली आपका जो टारगेट है, अगर 0th एलिमेंट से बड़ा, 0th एलिमेंट, तो आप क्या करोगे? बाइनरी सर्च लगाओगे अक्रॉस 0 और पीक तक, 0 से लेके पीक तक बाइनरी सर्च लगाओगे और नॉर्मल टारगेट और एरे पास करोगे। ये मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ बाइनरी सर्च का फंक्शन, क्योंकि नहीं तो आपको वापस वापस यहाँ पे बाइनरी सर्च का पूरा लॉजिक लिखना पड़ेगा, जो एनॉइंग होगा थोड़ा। भी रिपीटेटिव काम आता है, आप एक फंक्शन बनाओ और फिर वो फंक्शन में लिखो। नहीं तो आप ये बाइनरी सर्च लगाओगे पीक +1 से लेके लास्ट एलिमेंट तक, दैट इज लेंथ -1। ये बेसिकली स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स है बाय। ये मैं एक फंक्शन को पास कर रहा हूँ, उसको मैं नम्स और उसका टारगेट पास करूंगा। अभी इसके बाद बेसिक मैं बाइनरी बाइनरी सर्च मैंने ऊपर भी बताया, मैं वापस से तो कल का लेक्चर रिवाइज करता हूँ। बाइनरी सर्च में क्या होता है, बेसिकली एल्गोरिथम ऐसा लिखा जाता है उसका कोड। ये तो हर एक बाइनरी सर्च का टेम्पलेट होता है। आप मिड कैलकुलेट करते हो, मैंने फॉर्मूला बताया था, ST प्लस ED माइनस ST/2। आप नॉर्मली ED प्लस ST/2 कर सकते हो। अगर आपका टर्म्स ऑफ मिड, ये बाइनरी सर्च है बेसिक। देखिए आपको आपने जो ये जो पार्ट बताया, पीक +1 से लेंथ -1 तक आपको पता सॉर्टेड है और कुछ इश्यू नहीं है। और 0 से लेके पीक तक सॉर्टेड है, कोई इशू नहीं है। तो आप यहाँ पे बाइनरी सर्च फ्री लगा सकते हो विदाउट एनी टेंशन। अगर ये हुआ तो आपको रिटर्न करना है एल्सिफ। यहाँ पे आपका अगर मिडल वाला एलिमेंट अगर आपके टारगेट से बड़ा होगा, मतलब आपका टारगेट जो है वो 0 से लेके वो मिड तक आता है, क्योंकि आपका मिडिल वाला एलिमेंट आपको पता है टारगेट से बड़ा, तो आपको ED को जो है मिड -1 पे मूव करना है। क्योंकि आपको पता है आपका जो टारगेट है वो मिड से छोटा है, मतलब जो आपका टारगेट है वो यहाँ पे लाई करता है और आपका मिडिल जो है 5 है, तो आपको पता है आपको सर्च किधर करना है, यहाँ पे करना है। और लेफ्ट में सर्च करने का मतलब क्या होता है, ED को मिड -1 करो, एल्स ST को मिड+1 करो। ये सिंपल लॉजिक। और अगर मिला ही नहीं, एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो फाइनल में रिटर्न -1 करो। यहाँ पे बाइनरी सर्च फर्स्ट ऑफ ऑल पीक एलिमेंट ढूंढने लग रहा है, तो वो एक लॉगिन लेता है। फिर बाइनरी सर्च, या तो ये तीनों में से कोई एक केस में लग रहा है, ये तीनों में से कोई एक केस में लग रहा है, मतलब कोई एक ही बार लॉगिन आएगा। दोनों केस में नहीं आएगा, मतलब इसमें क्या तो ये वापस एल्स में नहीं आएगा। इसमें क्या तो ये वाला बाइनरी सर्च करके ये रिटर्न यहाँ पे ही कर देगा। ये कुछ इंटीजर तो रिटर्न करेगा, उसको तभी के तभी रिटर्न कर देगा। तो ये होता है O(2 log n)। और हम लोग यूजुअली, आपको पता है मैं ये ग्रोथ रेट रिप्रेजेंट करता हूँ, तो आपको कांस्टेंट इग्नोर करना है। तो कांस्टेंट इग्नोर कर दो, तो ये फाइनली ऑफ लॉग इन हो। तो इतना कोड आपको समझा होगा। अभी मैं आपको कोड कोड दिखाता हूँ फाइनल। समथिंग इज लेटर, एक मिनट मैं कोड दिखाता हूँ।
आपको प्रॉब्लम दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने बहुत बार सबमिट किया, एक्चुअली बहुत अलग अलग वे में करके मैं सबमिट करने की कोशिश कर रहा था। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कितना फर्क पड़ रहा है। ये एक्चुअल लॉजिक है जो मैंने खुद से किया था, बाकी सब मैंने बहुत सारी जगहों से देख के वगैरह किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले तो अभी आपका एरे का लेंथ अगर 0 हुआ, यहाँ पे मैं ये जो है ना, यहाँ पे मैं जीरो इंडेक्स देखो, बहुत बार मैं नम्स ऑफ 0 देख रहा हूँ, यहाँ पे मैं नम्स ऑफ 0 देख रहा हूँ, और अगर एरे का इंडेक्स 0 हुआ तो मैं क्या चाहता हूँ कि मतलब अगर एरे एग्जिस्ट ही नहीं करता तो डायरेक्ट -1 रिटर्न कर दूं। नहीं तो अगर एरे एग्जिस्ट नहीं करता और गलती से अगर ये केस पे आ गया, तो वो नम्स ऑफ 0 फेच करने की कोशिश करेगा, बट एरे का लेंथ 0 है, तो नम्स ऑफ 0 भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड देगा। तो ये ना हो, इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया कि अगर आपका लेंथ 0 तो -1 ही रिटर्न करो, क्योंकि टारगेट जो है वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि एरे ही नहीं है। फिर ये जो है ये पीक एलिमेंट का वैल्यू देता है, तो फाइंड पीक वैल्यू देखते हैं। एस टी को 0, ईडी को नम्स डॉट लेंथ -1। फिर यहाँ पे मैंने पीक करके वेरिएबल फालतू का डिक्लेयर किया, जबकि मैंने उसको यूज भी नहीं किया, तो इसको तो हटा सकता हूँ। एक नॉर्मल वाइल लूप जो हर बाइनरी सर्च में लगता है, मिडिल का फॉर्मूला, उसके बाद मैंने जो बताया था, अगर मिडिल का ये लास्ट एलिमेंट नहीं होगा तो ही आप मिड और मिड +1 चेक कर सकते हो। अगर ये लास्ट एलिमेंट होगा तो आप ये चेक नहीं कर सकते हो, क्योंकि एरर दे देगा ये। मिड+1 एक्सेस करने जाओगे, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड दे देगा। और अगर नम्स ऑफ मिड +1 से बड़ा है तो ये पक्का पीक है। फिर उसके बाद ये देखोगे क्या मिड 0 से बड़ा है। हाँ, अगर ये फर्स्ट एलिमेंट नहीं हुआ, मतलब बीच का कोई एलिमेंट हुआ, तो मैं देखूंगा क्या मेरा पीछे वाला एलिमेंट मेरे से बड़ा है। अगर मेरा पीछे वाला एलिमेंट मेरे से बड़ा है तो मेरा पीछे वाला एलिमेंट पीक है, तो मैं पीछे वाले एलिमेंट का इंडेक्स रिटर्न करूंगा। और ये नॉर्मल, अगर मेरा मिड जो है फर्स्ट नंबर से बड़ा है, मतलब जो पहले नंबर जो मिडिल वाला एलिमेंट है, अगर वो फर्स्ट नंबर से बड़ा है, तो हमेशा एलिमेंट मेरे राइट में होगा, एल्स एलिमेंट मेरे लेफ्ट में होगा। दैट इज द बेसिक लॉजिक। और यहाँ पे अगर एरे का लेंथ 1 हुआ तो ये रिटर्न करेगा। तो अगर एरे का लेंथ 1 हुआ तो ये करने की जरूरत नहीं, अब एक्स्ट्रा एक इसके अंदर भी एक इफ और एल्स डाल के आप चेक कर सकते हो, बट ये भी कर सकते हो, इसमें कुछ इश्यू नहीं होगा। फिर इसके बाद नॉर्मल, अगर आपका जो टारगेट है आपका जो टारगेट है वो नम्स ऑफ 0 से बड़ा है, तो आपको बाइनरी सर्च करना है 0 से पीक तक, एल्स आपको बाइनरी सर्च करना है पीक +1 से लास्ट एलिमेंट तक। और उसको आप दोगे नॉर्म्स और टारगेट, जो ये एरे हुआ, आप टारगेट दोगे स्टार्टिंग इंडेक्स एंडिंग इंडेक्स, और उसके बाद आप बाइनरी सर्च का भी फंक्शन देख सकते हो। तो सिंपल है, यहाँ पे आपको अलग से एसटीईडी डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप पैरामीटर्स के थ्रू पास कर रहे हो। फिर मिड कैलकुलेट किया, उसके बाद आपने नॉर्मल बाइनरी सर्च के लॉजिक लगा, अगर आपका ये होगा। सो ये कोड एक्सेप्टेड है, और ये 0 ms भी देता है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये कोड 0 ms देता। तो आई होप आपको ये सब समझा होगा। वो बस वो लेफ्ट में देखना है कि राइट में देखना है, थोड़ा टफ लॉजिक होगा, इसीलिए आपको पहले पेन पेन एंड पेपर में आपको अलग अलग केसेस ट्राई करने, कि अगर ये वो दूसरा वाला सॉर्टेड सबेरे का पार्ट होगा तो क्या होगा, और पहले वाला सबेरे का सॉर्टेड का पार्ट होगा तो लेफ्ट में मूव करना है कि राइट में मूव करना है। वो बेसिकली आइडेंटिफाई करने के लिए था कि ये कौन सा वाला सबेरे है, सॉर्टेड वाला। सो आई होप समझा होगा। इसके बाद नीला सिखाएगा, डाउट होगा तो पूछ लो, एंड ऑफ द सेशन तक आप पूछ सकते हो खुद से ट्राई करके। सो नीला, ऑन टू यू। चलो, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो हम लोग का आज का प्रॉब्लम ये है कि कैपेसिटी टू शिप पैकेजेस विद इन D days। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि हम लोग को ना एक इनपुट में एरे दिया रहेगा वेट्स का। तो ये क्या बताएगा कि हम लोग के पास इतने नंबर ऑफ अलग अलग पैकेजेस है, और हर एक पैकेज का ये वेट है। एक पैकेज का 1 है, फिर एक का 2 है, एक का 3 है, एक का 4 है, ऐसे हम लोग के पास 10 अलग अलग पैकेजेस है, एंड उसके रिस्पेक्टिव हम लोग को वेट्स दिए। एंड बाय द वे ये सॉर्टेड नहीं है, ये अनसॉर्टेड भी हो सकता है, एक ऐसा कुछ कंस्ट्रेंट नहीं है, ये बेसिकली एक अनसॉर्टेड एरे है। एंड हम लोग को ना डेज दिया है, सो डेज इज इक्वल टू 5। तो अभी क्या हो रहा है, एक शिप है हम लोग के पास, तो वो शिप क्या कर रही है, वो शिप ये पैकेजेस को डिलीवर कर रही है जिधर भी वो लोग को, मतलब उनको हर एक को एक ही डेस्टिनेशन पे जाना है, तो ये सारे पैकेजेस को शिप डिलीवर कर रही है। एंड हम लोग को क्या बताया कि क्या क्या पैकेजेस है वो, एंड वो शिप, ये डेज क्या इंडिकेट कर रहा है कि वो शिप कितने दिन में वो पैकेजेस को डिलीवर कर रही है, मिनिमम कितने, मतलब अभी डेज इज इक्वल टू 5 क्या इंडिकेट कर रहा है
कि हम लोग की जो शिप है ना वो ये सारे पैकेजेस को 5 दिनों में डिलीवर कर देती है। एंड हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, मिनिमम वेट क्या रहेगा वो शिप का, मतलब वो मतलब बेसिकली वो शिप मिनिमम कितना वेट ले सकता है पैकेजेस का। लाइक बेसिकली इसका आंसर है 15। तो 15 कैसे आया मैं बताता हूँ। देखो, तो जो हम लोग का शिप रहेगा वो क्या करेगा ना, वो एक टाइम पे आउटपुट 15 का मतलब क्या है कि वो एक टाइम पे 15 केजी उठा सकता है। सपोज इसका यूनिट्स केजी है, देन वो एक टाइम पे 15 केजी उठा सकता है। तो वो उसको 5 दिन कैसे लगेगा, पहले दिन वो क्या करेगा 1 केजी, मतलब ये 1 केजी का पैकेज उठाएगा, 2 केजी का पैकेज उठाएगा, 3 केजी का, 4 केजी का एंड 5 केजी का। एंड बाय द वे ये लाइन में ही जाना चाहिए, मतलब ये पैकेजेस का जैसे ऑर्डर है वैसे ही जाना चाहिए। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते 1 2 एंड देन 10, ऐसे नहीं हम लोग शिप कर सकते। तो पहले दिन क्या होगा, 1 + 2 3, 3 + 3 9, 9 + 4 सॉरी 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15। तो हाँ 15 हम लोग जो शिप का कैपेसिटी है वो भी 15 ही है हम लोग का। तो हम लोग पहले दिन ये पांचों पैकेजेस को शिप कर देंगे। फिर क्या होगा, नेक्स्ट डे हम लोग 6 और 7 को कर देंगे, तो 6 + 7 = 13। तो हाँ वो भी चलेगा। देखो लेकिन हम लोग 8 को नहीं कर सकते क्योंकि 6 + 7 + 8 ग्रेटर देन 15 आ जाएगा। एंड मेरा जो मैक्सिमम कैपेसिटी था वो 15 ही था मेरे आउटपुट में। तो ऐसा करके हम लोग बराबर 5 दिनों में शिप कर सकते हैं ये सारे पैकेजेस। तो हम लोग को ऑलरेडी बताया गया है कि कितने दिन में हम लोग का शिप कर रहा है पैकेज। तो डेज = 5 ऑलरेडी दिया हुआ है। एंड इससे हम लोग को निकालना है कि शिप का मतलब शिप मिनिमम कितना वेट ले पाएगा। सो ये क्वेश्चन है, अगर अभी भी नहीं समझा रहेगा तो हम लोग ये अलग अलग केसेस के साथ देखते हैं, तभी तो अच्छे से समझ जाएगा ये क्वेश्चन। तो सेम ही आ रहा है, सेम सेम क्वेश्चन के लिए ये देखो, अगर मेरा 15 रहेगा शिप का मिनिमम कैरिंग वेट, तो पहले दिन क्या होगा, पहले दिन शिप मेरा 1, मतलब 1 वाला ये वाला पैकेज डिलीवर करेगा। अब कितने पैकेजेस साथ में डिलीवर कर सकता है, 1 वाला +2 वाला +3 +4 +5 वाला, ये उसने मेरे 1 पे डिलीवर किया। इसके बाद कुछ भी वो नहीं ले सकता क्योंकि उसका 15 जो लिमिट है वो मतलब हो गया कवर। फिर नेक्स्ट डे क्या करेगा, वो 6 + 7 लेके जाएगा, फिर वो 8 लेके जाएगा। 8 + 9 लेके नहीं जा सकता बिकॉज ये ग्रेटर देन 15 आ जाएगा। तो थर्ड डे वो 8 लेके जाएगा, फोर्थ डे वो 9 लेके जाएगा एंड फिफ्थ डे वो 10 लेके जाएगा। एंड दैट्स व्हाई माय आंसर इज 15 बिकॉज ये सारे बराबर से 5 दिन में कवर हो रहा है। सो अभी 14 क्यों नहीं है मेरा आंसर, वो जो आंसर था वो 15 क्यों है। सो लेट्स सपोज मेरा शिप का मिनिमम कैरिंग वेट 14 रहता, तो क्या होता था, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, मतलब ये 5 वाला वेट नहीं जाता था क्योंकि +5 कर देते तो 15 हो जाता था। एंड अगर मेरा मैक्स वेट 14 है तो मैं वो 5 वाला शिप नहीं कर सकता। तो मुझे पहले दिन खाली ये 4 ही वेट शिप करने पड़ते, ये 4 ही पैकेजेस शिप करने पड़ते। फिर मैं नेक्स्ट डे क्या करता, 5 + 6, अभी +7 करता तो वो ग्रेटर देन 14 चला जाता, तो मैं 5 और 6 को पैकेज कर देता। फिर मैं नेक्स्ट डे क्या करता, 7 + 8, बट 7 + 8 अगेन 15 चला जाता है, तो मैं मेरा अभी 14 है तो मैं उसको भी नहीं कर सकता। फिर 7, फिर नेक्स्ट डे 8, फिर 9 एंड फिर 10, तो मुझे टोटल डेज लगे 6, लेकिन क्वेश्चन में गिवन है डेज आर ओनली 5। तो दैट्स व्हाई मेरा 14 आंसर नहीं है। तो आई होप ये समझा रहेगा कि 14 मेरा आंसर क्यों नहीं है। अभी 16 क्यों नहीं है, तो देखो अगर हम लोग 16 को देखें तो 16 में हम लोग पहले दिन क्या करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ये सारे पैकेजेस को शिप कर देंगे डे 1 को। +6 नहीं हो सकता क्योंकि वो ग्रेटर देन 16 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट डे 6 + 7, फिर नेक्स्ट डे 8 9 10, तो इसको भी 5 ही दिन लग रहे हैं। लेकिन हम लोग को क्वेश्चन में क्या बताया, मिनिमम वेट क्या रहना चाहिए, तो हम लोग 15 इसलिए आंसर करते हैं क्योंकि मिनिमम 15 रहना चाहिए। 15 के जो नीचे का नंबर है ना वो सेटिस्फाई नहीं करता, लेकिन 16 के नीचे का नंबर देखो, 16 तो मेरा आंसर आ सकता है इसका, बट 16 मिनिमम नहीं है क्योंकि 16 के नीचे भी नंबर्स है जैसे कि 15 जो भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो जो सबसे मिनिमम नंबर है वो शिप कितना वेट कैरी कर सकता है उसका, वो हम लोग को आउटपुट करना है। सो अगर क्वेश्चन समझा रहेगा तो एक बार थम्स अप दे दो, नहीं समझा रहेगा तो डाउट्स पूछ लो। ओके, क्वेश्चन समझा। सो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि हम लोग ये कैलकुलेट कैसे करेंगे।
मतलब अभी जो मैं कर रहा था ना 1+2, उसको थोड़ा कोडिंग वाइज कैसे कैलकुलेट करना है, सेम कैलकुलेशंस। तो सेम एरे है हम लोग के पास डेज इज इक्वल टू 5, एंड अभी मेरे पास वेट इज इक्वल टू, लेट सपोज मेरा जो शिप का मिनिमम वेट है वो 14 है। तो मैं क्या करूंगा, अभी मुझे कोडिंग के थ्रू करना है, तो मैं करंट वेरिएबल को इंट्रोड्यूस कर दूंगा। करंट वेरिएबल क्या ट्रैक करेगा कि मेरे शिप पे अभी करंटली कितना वेट है, मतलब कितने पैकेजेस है एंड उसका टोटल वेट कितना जा रहा है। एंड नीडेड डेज क्या रहेगा, मैं डेज काउंट करूंगा कि कितना डेज लग रहा है, राइट। तो ये समझो हम लोग का शिप है। तो पहले मैंने करंट इज इक्वल टू 0 किया, फिर मैंने क्या किया, मैं पैकेज 1 पे गया। तो पहले मैं चेक करूंगा कि मेरे शिप का पैकेज 1 को लेने का कैपेसिटी है क्या। तो वो मैं कैसे चेक करूंगा, देखो मेरा जो भी करंट वैल्यू है, मतलब करंट वेट ऑन शिप, ये शिप का मैक्सिमम मतलब ये 14 से ज्यादा वेट नहीं ले सकता, राइट। तो अभी मेरा करंट क्या है, करंट 0 है, मतलब करंट वेट ऑन शिप मेरा 0 है। तो मैं क्या चेक करूंगा कि करंट प्लस जो भी मेरा डब्ल्यू है, डब्ल्यू क्या इंडिकेट कर रहा है, मेरा करंट पैकेज का वेट। तो करंट प्लस डब्ल्यू है, ये क्या आ रहा है मेरा इस केस में 0+1। तो ये लेस देन 14 है क्या, अगर ये लेस देन 14 रहेगा तो हाँ मैं अभी ये मतलब इसको मैं शिप पे डाल सकता हूँ। तो 1 इज लेस देन 14, मतलब हाँ ये शिप पे आ सकता है। तो मैंने एक ये 1 वाला मेरे शिप पे डाल दिया, राइट। फिर मैं जाऊंगा नेक्स्ट 2 वाले पैकेज पे। तो 2 वाले पैकेज पे गया तो मैंने देखा मेरा अभी करंट बाय द वे 1 है। जैसे ही मैंने इसको डाला मैंने करंट को भी चेंज किया। फिर मैं 2 पे गया तो मैंने देखा करंट करंट क्या है मेरा 1, 1+2 इज लेस देन 14, तो यस इट इज लेस देन 14, 3। तो मैं इस 2 को भी डाल दूंगा। फिर मैं जाऊंगा अभी एंड करंट रहेगा मेरा +2, मतलब 1+2 इज इक्वल टू 3। फिर मैं जाऊंगा 3 पे। फिर मैं देखूंगा कि 3 मेरा मतलब ये पैकेज भी आ सकता है क्या। तो करंट जो भी है, करंट वेट +3, ये लेस देन 14 है क्या, तो हाँ ये लेस देन 14 है। तो मैं 3 को भी डाल सकता हूँ, एंड अगेन जो भी करंट वैल्यू है उससे 3 को प्लस कर दूंगा 6। तो अब ये करंट इंडिकेट कर रहा है कि मेरे अभी शिप पे कितना वेट है। फिर मैं 4 पे जाऊंगा, तो 6+4 लेस देन 14, यस। तो मैं 4 को भी डाल सकता हूँ, मैंने 4 को डाल दिया। फिर मैं 5 पे जाऊंगा, देखो अभी मैं 5 पे गया तो क्या हुआ। तो बेसिकली पहले ये देख लो कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ। पहले अभी मैं अभी इतना देर में क्या कर रहा था, मैं ना इफ करंट प्लस डब्ल्यू इज लेस देन ये वेट, तो इफ करंट प्लस डब्ल्यू इज लेस देन वेट, अगर ये कंडीशन रहता तो मैं क्या करता था, मैं पहले तो वो उस मतलब वो शिप में ये ऐड करता था। अभी इसका कुछ कोड लिखने का जरूरत नहीं है, एंड कोडिंग वाइज क्या था, मैं करंट को अपडेट करता था जितना भी वेट रहेगा उससे। सो बेसिकली मैं क्या करता था, करंट इज इक्वल टू करंट प्लस वेट, इसको ही हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, करंट प्लस इज इक्वल टू डब्ल्यू। तो तो करंट प्लस इज इक्वल टू डब्ल्यू, एंड फिर मैं क्या करता था, डब्ल्यू प्लस प्लस। ये वाला पार्ट सबको समझा है, ये वाला इफ कंडीशन। फिर अभी इधर से नेक्स्ट वाला इफ कंडीशन आएगा, तो ये वाला इफ कंडीशन आएगा, समझा रहेगा। फिर देखो अभी ये ना मेरा 5 आएगा, तो मैं चेक करूंगा करंट प्लस 5 मेरा, सॉरी करंट मेरा अभी 10 आ जाएगा ये 4 डालने के बाद। फिर मैं चेक करूंगा करंट इज 10, 10+5 इज लेस देन 14। तो 10+5 इज नॉट लेस देन इज ग्रेटर देन 14। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे डे 1 पे मेरे शिप में इतने पैकेजेस शिप हो सकता है। इसका मतलब क्या कि ये शिप को भेज दो पैकेजिंग के लिए, मतलब मेरा डे 1 खत्म हो गया। तो ये नीडेड डेज में मैंने एक ऐड कर दिया, नीडेड डेज प्लस प्लस। एंड फिर मैंने क्या किया कि वो ऐसा समझो कि शिप चला गया अभी मेरा पैकेज मतलब वो शिपिंग के लिए, एंड देन जब वापस आया तब मुझे बाकी के पैकेजेस भरने। तो ये जब गया तब इसका ये पूरा खाली हो गया, ये सारे पैकेजेस डिलीवर करके आ गया। तो सारे पैकेजेस डिलीवर करके आ गया मतलब क्या, अभी मेरा करंट वापस 0 है। एंड अभी मैं क्या करूंगा, जो मेरा डब्ल्यू था ना, अभी अभी मेरा 5 इंडिकेट कर रहा था, तो मैं क्या कर दूंगा, ये 5 वाले वेट को इसमें ऐड कर दूंगा, मेरे डे 2 के सबसे पहले वाले इसमें 5। एंड अगर मेरा इसमें 5 आ गया तो मैं जल्दी से तभी करंट को भी 0+5 मतलब 5 कर दूंगा, करंट इज इक्वल टू 5। ये वाला सबको समझा है हम लोग ने अभी क्या किया।
अगर समझा रहेगा तो थम्स अप दे दो, वरना बता दो, मैं वापस समझाता हूँ। सो आई होप समझा है। तो इसका भी हम लोग अभी कोड लिखते हैं। तो ये क्या कंडीशन था कि मेरा इफ करंट प्लस वेट इज ग्रेटर देन, बाय द वे लेस देन इक्वल टू है ये, इज ग्रेटर देन मेरा वेट। तो करंट प्लस डब्ल्यू अगर मेरा ग्रेटर देन वेट है, तो मैं पहले क्या करता था, नीडेड डेज, मतलब मेरा डे 1 हो गया, मतलब अभी मेरा डे 1 का शिप रेडी है तो उसको भेज दो। तो मैं मेरे नीडेड डेज को प्लस प्लस करता हूँ। फिर मैं क्या करूंगा, मैं मेरे करंट को वापस जीरो कर दूंगा, करंट इज इक्वल टू जीरो, एंड जो भी फिर मेरा वेट है ना डब्ल्यू, उसमें उसको ऐड कर दूंगा। सो करंट प्लस इज इक्वल टू डब्ल्यू, एंड फिर डब्ल्यू प्लस प्लस, फिर हम लोग जाएंगे 6 पे। 6 पे गए, सेम 6 प्लस 5 इज लेस देन 14, तो मेरा 6 पीस में आ गया। फिर 6 हम लोग को आ गया, हम लोग 7 पे गए, तो 7 ने ये केस सेटिस्फाई नहीं किया, तो मैंने क्या किया, ये शिप को मतलब पार्सल के मतलब पैकेजिंग के साथ भेज दिया। तो ये 2 पैकेजेस मेरे गए, एंड मैंने क्या किया, और एक दिन ऐड कर दिया प्लस प्लस, तो मेरे दूसरे डे पे ये दोनों पैकेजेस शिप हुए। फिर मेरा शिप वापस आया, वापस वो आया एम्प्टी, तो ये 0 बन जाएगा, एंड मेरा जो करंट वेट पॉइंट कर रहा था उसको, वो पैकेज को मैं सबसे पहले इधर डाल दूंगा, वो 7 था, तो मैंने इधर 7 को डाल दिया। फिर मैं 7 और 8 को चेक करूंगा, 8 अगेन सेटिस्फाई नहीं होगा, तो डे 3 को मेरा खाली 7 जाएगा, देन डे 4 को मेरा शिप वापस आएगा, वापस पूरा खाली आएगा, एंड जो भी मेरा तभी का वेट पॉइंट कर रहा था उसको मैं इधर सबसे पहले डाल दूंगा, एंड ऐसा मेरा होता जाएगा जब तक मेरा 10 क्रॉस नहीं हो जाता। एंड अगर हम लोग ऐसे करते जाएंगे तो ये 6 आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ डेज। देखो इधर हम लोग जैसे ही 5 पे गए तभी डे हम लोग का 1 हुआ, फिर हम लोग जब 7 पे गए तब हम लोग का डे 2 हुआ, फिर हम लोग 8 पे गए तो डे 3, 9 पे गए तो 4, 10 पे गए तो वेट 5 कैसे आया, सॉरी मेरा 4 पे जब मैंने मतलब सबसे पहला इटरेशन किधर हुआ, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, फिर ये मेरा एक डे हो गया, तो ये डे 1, फिर 5 प्लस 6, 5 प्लस 6 इज 11, तो हाँ डे 2, हाँ फिर ये डे 3, ये डे 4, ये डे 5, एंड ये डे 6। तो सबको समझा, तो हम लोग का जो भी नीडेड डेज था वो 6 आ गया। सबको समझा ये कि ये कैलकुलेशन कैसे वर्क किया, नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करने का, अगर हम लोग को मिनिमम वेट दिया रहेगा शिप पे आ सकता है कितना, वो नहीं समझा रहेगा तो पूछ लो। तो आई होप समझा है। तो अभी मैं इसको ही अगर मुझे कोड में लिखना है, तो देखो हम लोग ना ये केस में जो कर रहे हैं ना, करंट प्लस इज इक्वल टू डब्ल्यू एंड डब्ल्यू प्लस प्लस, वही ये केस में भी कर रहे हैं। तो मैं क्या कर दूंगा, ये दोनों को कॉमन निकाल दूंगा, एंड खाली ये जो है ना उसको ही लिखूंगा। तो पहले तो मेरा फॉर डब्ल्यू इन वेट्स, फॉर डब्ल्यू इन वेट्स मतलब इसको डब्ल्यू डब्ल्यू ऐसे पॉइंट करते जाओ। तो इफ मेरा अभी ये वाला कंडीशन कि इफ मेरा करंट प्लस वेट इज ग्रेटर देन वेट, देन नीडेड डेज को प्लस इज इक्वल टू 1, मतलब 1 से बड़ा, एंड करंट को 0 करो, एंड फिर मेरा जो दोनों में कॉमन था करंट प्लस इज इक्वल टू डब्ल्यू, अभी डब्ल्यू प्लस प्लस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग ने वो फॉर लूप में ऑलरेडी कर दिया है, तो इसलिए डब्ल्यू प्लस प्लस नहीं लिखा। तो आई होप ये सबको कैलकुलेशन का मेथड समझ गए कि हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं कि अगर एक गिवन वेट रहेगा तो वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो इसमें डाउट रहेगा तो पूछ लो, वरना हम लोग अभी मेन वाले पार्ट पे जाते हैं। सो आई होप समझ गया रहेगा। तो अभी ये तो हम लोग को समझ गया। अभी क्या करेंगे कि वेट कैलकुलेशंस। देखो अभी ये जो मेरा शिप है ना, उसको हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है कि उसका मिनिमम वेट क्या है, मतलब वो मिनिमम कितना पैकेजेस का वेट कैरी कर सकता है। तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग को एक रेंज फिक्स करना पड़ेगा। तो अभी रेंज फिक्स कैसे करेंगे, सबसे पहले तो मिनिमम उसका वेट कितना चाहिए। तो ये हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, देखो हम लोग के पास ये आर है, ये राइट। अभी मुझे बताओ कि अगर मेरा एक शिप है, मुझे ये सारे पैकेजेस को डिलीवर करना है, तो मिनिमम मेरे शिप का वेट कितना होना चाहिए। आई थिंक मिनिमम होना चाहिए 10, एटलीस्ट मेरे शिप का वेट 10 तो होना ही चाहिए। अगर 9 वगैरह रहेगा तो मेरा लास्ट पैकेज तो मेरा शिप उठा ही नहीं पाएगा, तो वो डिलीवरी नहीं कर पाएगा। तो मिनिमम जो मेरा वेट रहना चाहिए शिप का, वो जो भी इसके मैक्सिमम वैल्यू है उतना रहना चाहिए। ये सबको समझा है। तो जो भी मेरे शिप का वेट रहेगा, मतलब कितना वेट वो कैरी कर सकता है,
वो मिनिमम कितना रहना चाहिए, मिनिमम वो रहना चाहिए मैक्स ऑफ वेट्स, मतलब पूरे वेट्स एरे में जो भी मैक्सिमम नंबर है वो। एंड मैक्सिमम कितना रह सकता है, मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम का केस क्या है कि मेरा जो शिप है वो एक ही दिन में सारे पैकेजेस को उठा के लेके जा रहा है जितने भी थे। तो मेरे टोटल पैकेजेस का लेंथ वेट कितना रहेगा, 1 + 2 + 3 + 4 आई थिंक 10, मतलब जितने भी है मेरे पैकेजेस सबका एडिशन। तो मैक्सिमम क्या रहना चाहिए, सम ऑफ ऑल वेट्स। ये सबको समझा है मेरा मिनिमम और मैक्सिमम कंडीशन। देखो मतलब बेसिकली ये वाला एरे है ना, इसके लिए मेरा शिप जो आएगा वो इधर वो मिनिमम टू मिनिमम वेट उसका 10 कैरी करना चाहिए, या फिर 10 से लेके 45 तक वो किधर भी कैरी कर सकता है। मतलब ये समझा है क्या, उसमें कुछ भी वो कैरी कर सकता है। अगर मेरा डे इज इक्वल टू 1 रहता, कि अगर मुझे एक ही मतलब गिवन रहता ये एरे एंड डे इज इक्वल टू 1, तो मेरा आंसर क्या आ जाता, 45 मतलब क्या, वो सारे देखो 1 + 2 + 3 + 4 आई थिंक वो +10 तक करते गए तो आई थिंक 45 आता है, आई एम नॉट श्योर। अगर नहीं रहेगा इधर उधर कभी तो भी समझ लो। तो बेसिकली अगर 45 आया तो मतलब डे 1 रहेगा, मतलब क्या कि एक ही दिन में मुझे सारे पार्सल्स को शिप करना है, तो मेरा मिनिमम वेट रहना चाहिए 45। एंड डे मेरा अगर 10 रहता, अगर मेरा डे नहीं कुछ भी अगर डे रहता, बेसिकली ये मिनिमम का कंडीशन आई थिंक, ये मैं एग्जैजरेट नहीं करता अभी, आई थिंक समझ गया रहेगा। ये दोनों कंडीशंस मिनिमम और मैक्सिमम वाला नहीं समझा रहेगा तो पूछ लो कौन सा कंडीशन नहीं समझा रहेगा। तो अभी हम लोग को रेंज पता चल गया कि जो हम लोग को वेट्स चाहिए, जो आंसर चाहिए वो रहना चाहिए 10 से लेके, मतलब जो भी मैक्स ऑफ वेट्स है उससे लेके सम ऑफ वेट्स तक, सो 10 से लेके 45 तक। तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, ऑब्वियसली मैं लीनियर सर्च लगा सकता हूँ। मैं पहले क्या करूंगा, मैं पहले 10 को लूंगा एंड 10 के लिए देखो इस सेम जो अभी इधर हम लोग ने परफॉर्म किया था ना, इधर वेट इज इक्वल टू 14 था, इधर मैं वेट इज इक्वल टू 10 करूंगा एंड पूरा वैसे का वैसा परफॉर्म करूंगा एंड लास्ट में नीडेड डेज को मेरे डेज के साथ कंपेयर करूंगा। मेरा अगर डेज इज इक्वल टू 5 है एंड मेरा नीडेड डेज भी 5 आया, तो मतलब मेरा आंसर 10 है। लेकिन अगर 10 नहीं रहेगा तो मैं क्या करूंगा, मैं सेम 11 के लिए करूंगा। सो 10 फिर 11 के लिए चेक करूंगा, फिर 12 फिर 13, ऐसे करके करके क्या होगा, हम लोग का जब 14 आएगा तब मेरा नीडेड डेज आएगा 6 एंड मेरा गिवन डेज है 5, राइट। तो वो भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, फिर मैं 15 के लिए चेक करूंगा। 15 के लिए जब मैंने चेक किया तब मेरा जो भी नीडेड डेज था वो आया 5 एंड मेरा गिवन डेज भी 5 ही है, मतलब मेरा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया एंड मैं 15 को फिर रिटर्न कर दूंगा। तो ये सबको समझा है लीनियर सर्च बेसिक, कि अगर हम लोग को एक बार रेंज मिल गया तो हम लोग क्या करेंगे। हाँ तो आई थिंक यही अभी बाइनरी सर्च का भी समझा ही रहेगा। देखो जो भी हम लोग को रेंज मिलने वाला है वो बेसिकली सॉर्टेड रहने वाला है, वो 10 11 12 ऐसे करके करके 45 तक जा रहा है, तो ये सब सॉर्टेड ही है। तो रादर देन लीनियर सर्च हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बाइनरी सर्च लगा देंगे। अभी बाइनरी सर्च कैसे लगेगा, इसमें हम लोग पहले तो मिडल एलिमेंट को पॉइंट करेंगे। अभी हो सकता है कि मिडल एलिमेंट हम लोग का कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए, जैसे कि हम लोग का जो 16 है ना, अगर समझो हम लोग का 16 आ जाता मिडल एलिमेंट, तो हम लोग ने इधर देखा था, ये देखो अगर मेरा 16 मिडल एलिमेंट आ गया तो मेरा 16 जितना नंबर ऑफ डेज दे रहा है ना, नीडेड डेज, वो मेरा 5 दे रहा है एंड मेरा डेज भी 5 है। तो हाई चांसेस है हम लोग उधर रिटर्न कर देंगे, लेकिन वो आंसर गलत आ जाएगा। क्यों, क्योंकि मेरा आइडियल आंसर 15 रहना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग का जो कंडीशन रहता था बाइनरी सर्च में, इफ नीडेड डेज इज इक्वल टू डेज, तो ये वाला कंडीशन हम लोग लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि हाई चांसेस है कि अगर सेटिस्फाई हुआ भी तो वो एक ग्रेटर नंबर रहेगा। मुझे क्या चाहिए, मुझे मिनिमम नंबर चाहिए। 16 का भी 5 दिन ही आ रहा है, 15 का भी 5 दिन ही आ रहा है, बट हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को 15 ही चाहिए। तो हम लोग ये वाला कंडीशन नहीं लिखेंगे। रादर देन डेट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसे लिखेंगे कि पहले तो ये मिड मिड क्या इंडिकेट करेगा कि वेट क्या है। तो हम लोग जो इधर ये वाला वेरिएबल था ना हम लोग का वेट, दिस इज नथिंग बट मिड नाउ। तो इस यही में हम लोग का भी मिड है, तो मैं सीधा एल्गोरिथम में लिख देता हूँ, समझ जाएगा। तो एल्गोरिथम में अभी हम लोग क्या करेंगे, तो फर्स्ट हम लोग वो मैक्सिमम और सम निकाल देंगे। तो हम लोग का जो
ये साइड रहता है वो हम लोग का अभी ये सॉल्टेड एरिया है हम लोग के पास, तो हम लोग ने क्या ये लेफ्ट वाला मतलब जो लेफ्ट वाला पॉइंट कर रहा है वो मिनिमम को पॉइंट कर रहा है एंड जो राइट वाला है वो मैक्सिमम को पॉइंट कर रहा है। तो इसमें मिनिमम का केस क्या था, मिनिमम वाज मैक्सिमम ऑफ ऑल वेट्स, मैक्स ऑफ वेट्स, राइट। ये इधर हम लोग ने डिस्कस किया था कि मिनिमम, तो इसके हम लोग लेफ्ट बोलेंगे, लेफ्ट पॉइंटर एंड दिस इज राइट पॉइंटर। तो लेफ्ट, ये लेफ्ट इसको इंडिकेट करेगा एंड राइट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल वेट्स। अब मैं मेरा बाइनरी सर्च शुरू कर दूंगा, तो व्हाइल लेफ्ट इज लेस देन राइट, तो जब तक लेफ्ट लेस देन राइट है पहले तो हम लोग मिड का कैलकुलेशन करेंगे। मिड इज इक्वल टू से लेफ्ट प्लस राइट बाय 2। फिर हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग को वो जो भी मिड आया है, मिड हम लोग का समझो 16 आया, तो पहले मुझे 16 के लिए नंबर ऑफ डेज चेक करना है, नीडेड डेज। मैं सबसे पहले क्या करूंगा, नीडेड डेज को 0 इनिशियलाइज कर दूंगा, नीडेड डेज इज इक्वल टू 0 एंड मेरे CURR करंट था उसको भी 0। एंड फिर मैं ये जो हम लोग ने अभी लूप किया था ना इधर, ये सेम टू सेम लूप इधर इधर लिख दूंगा, कॉपी पेस्ट। तो हम लोग सेम टू सेम लूप इधर लिख देंगे, तो इससे हम लोग का नीडेड डेज आ जाएगा, राइट। फिर मैं क्या चेक करूंगा कि अभी मैं कंडीशंस कैसे लिखूंगा, तो पहले अपना नॉर्मल वाला कंडीशन देख लेते हैं। ये देखो, ये हम लोग का समझो 10 से लेके 45 तक जा रहा है, 10 11 12 एंड इधर कुछ तो हम लोग का मिड आया। तो एक कंडीशन क्या बनेगा कि देखो, अगर मेरा नीडेड डेज है, मेरा अगर समझो मिड 45 पे आता था, तो 45 पे डेज कितना आता था, 1। क्यों, क्योंकि वो क्या बोल रहा है कि मेरा एक ही दिन में मैं पूरा कवर कर सकता हूँ, मतलब जितना ज्यादा बड़ा नंबर रहेगा उसका उतना डेज कम रहेगा। तो देखो मेरा अभी इसका डेज इज इक्वल टू 5 है मेरा क्वेश्चन में, एंड सपोज मेरा नीडेड डेज इज इक्वल टू 1 आता है, मतलब लेस देन 5 आता है, दिस इज लेस देन 5। इसका मतलब क्या है कि जो मेरा मिड पॉइंट कर रहा है ना वो एक हायर नंबर को पॉइंट कर रहा है। ये सबको समझा है ये वाला कंडीशन, मतलब जितना हायर नंबर रहेगा उतना उसको डेज कम लगेगा। तो अगर मेरा नीडेड डेज आ रहा है, कुछ भी एक नंबर आ रहा है, वो अगर मेरे क्वेश्चन में गिवन डेज से ज्यादा आ रहा है, उसका मतलब है कि हम लोग को राइट को पीछे शिफ्ट करना है, क्योंकि मेरा अभी जो करंट नंबर जो पॉइंट हो रहा है मेरा मिड में वो बहुत बड़ा है। ये समझा है क्या ये वाला कंडीशन सबको? बेसिकली यही कंडीशन मैं बोल रहा हूँ कि इफ मेरा मिड मिड का जो भी नीडेड डेज आया, तो नीडेड डेज इज लेस देन डेज, तो मैं क्या करूंगा, राइट इज इक्वल टू मिड। एंड अगर मेरा नंबर ऑफ डेज ज्यादा आता है, मतलब मेरा जो भी नीडेड डेज इज ग्रेटर देन डेज, तो मतलब क्या है, मेरा मेरा जो भी डेज है वो ज्यादा आ रहा है, मतलब मेरा करंट वेट जो मेरे शिप का है वो कम है जितना एक्सपेक्टेड है उससे, तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट को आगे शिफ्ट करूंगा। सो लेफ्ट इज इक्वल टू मिड प्लस 1। सो ये दो, एंड अभी इसमें वो वाला कंडीशन आ जाएगा कि हम लोग को मिनिमम फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली हम लोग इसमें और एक कंडीशन डाल देते हैं, इज इक्वल टू वाला। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, उसको इसमें इंक्लूड कर देंगे, लेस देन इज इक्वल टू एंड फिर राइट इज इक्वल टू मिड। अगर ये समझ नहीं आया रहेगा ना, तो द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड दिस इज कि आप लोग ड्राई रन करके देखो, तो आप लोग को समझ जाएगा ये वाला कंडीशन। एंड ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, बाकी भी सम्स में काम आएगा जिधर हम लोग को मिनिमम निकालना रहता है। तो आई होप ये दोनों कंडीशन समझ गए, अगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया रहेगा तो बता सकते हो वापस। अच्छा समझ गया, राइट। तो हम लोग इधर वही लिख देंगे कि इफ मेरा जो भी नीडेड डेज है, जो भी नीडेड डेज आया वो अगर लेस देन या फिर इक्वल टू, मतलब ऐसा कुछ तो 45 या फिर ऐसा कुछ तो 16 भी आया, तो 16 के लिए भी डेज मेरा
डेज मेरा 5 ही आ रहा था, सो लेस देन इक्वल टू डेज आया, तो मुझे क्या करना है, राइट इज इक्वल टू मिड। एल्स मुझे क्या करना है, लेफ्ट इज इक्वल टू मिड प्लस 1। एंड लास्ट में ये चलता जाएगा हर एक इसके लिए, मतलब ऐसा करके हम लोग का जो भी वैल्यू है ना वो लेफ्ट में मेरे मिल जाएगा। मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न लेफ्ट। अभी ये अगर नहीं समझा रहेगा तो बेस्ट वेज आप लोग खुद से ये वाला पार्ट ड्राई रन करके देखो, तो आप लोग को समझ जाएगा ये कैसे आया। एंड करके देखो क्योंकि ये बाकी भी सम्स में काम आएगा। सो ये वाला अगर कोड रिटर्न हम लोग ने लेफ्ट ही रिटर्न क्यों किया, राइट देन अगर राइट को हम लोग ने मिड -1 क्यों नहीं किया, तो ये इस कंडीशन के लिए था। तो उसको ड्राई रन करके देखो फॉर 10 to 45 के एरे के लिए, पहले मिड लेके अगेन ये पूरा कोड ड्राई रन करके देखो, आप लोग को समझ जाएगा। हम लोग बराबर 15 पे लैंड करेंगे, लास्ट में हम लोग का जो लेफ्ट रहेगा ना वो बराबर 15 को पॉइंट करेगा। तो यही मेरा कोड था, आई होप ये समझ गया रहेगा। एंड किधर बाइनरी सर्च हम लोग ने इंटीग्रेट किया ये क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में को देख के लगेगा ही नहीं कि ये बाइनरी सर्च का क्वेश्चन है, बट जब हम लोग ने ये थोड़ा ये वाला कैलकुलेशंस किया तब, एंड हम लोग को एक रेंज मिला, इधर से जब हम लोग को रेंज मिला तभी हम लोग इधर बाइनरी सर्च इंटीग्रेट कर पाए। तो ये प्राइमरीली बाइनरी सर्च का प्रॉब्लम नहीं था, ये प्राइमरीली हम लोग का इसका प्रॉब्लम था, वेट्स का। एंड फिर हम लोग ने इसमें बाइनरी सर्च इंप्लीमेंट किया। तो आई होप ये सबको समझा है, तो वी कैन मूव टू कोड ये एल्गोरिथम। नहीं समझा रहेगा तो पूछ दो डाउट। सो यही है, इसका सेम ही है कोड। लेफ्ट इज इक्वल टू मैक्स वेट्स, राइट इज इक्वल टू सम ऑफ वेट्स, फिर व्हाइल लेफ्ट इज लेस देन राइट, मिड का कैलकुलेशन हुआ, करंट, नीडेड डेज, पहले सॉरी नीडेड डेज को मैंने 1 किया, हाँ राइट मैं ये बताना भूल गया। तो नीडेड डेज में 1 से इनिशियलाइज करूंगा, इसलिए वो कैलकुलेशन भी हम लोग का गलत आया था जब हम लोग ने मैन्युअली कैलकुलेट किया था वो। तो नीडेड डेज इज इक्वल टू 1 से, सॉरी ये मैंने एक मिस्टेक किया, नीडेड डेज हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे। एंड इससे क्या होगा कि हम लोग का जो फाइनल में जाके जितना भी डेज आएगा वो करेक्ट आएगा, वरना -1 आता है। सो सॉरी फॉर द मिस्टेक। फिर फॉर, अभी मैं इसमें वेट का चेक करूंगा, ये वो वेट्स वाला फॉर लूप। फिर अगर मेरा नीडेड डेज इज लेस देन इक्वल टू डेज, देन राइट इज इक्वल टू मिड, अदरवाइज लेफ्ट इज इक्वल टू मिड प्लस 1, एंड फिर रिटर्न लेफ्ट। तो आई होप ये सबको समझा रहेगा, थोड़ा टफ क्वेश्चन था, बट अभी जो सिचुएशनल क्वेश्चंस रहते हैं बाइनरी रिसर्च में वो थोड़े ऐसे ही रहते हैं। सो आई होप ये सबको समझा रहेगा। कुछ डाउट्स रहेगा तो पूछ दो, otherwise I think we are done for today. Tushita, over to you. Yashika and Tanjiro, if you have any doubts, you can unmute yourselves or put it in the chat if that's what you want. Else, everyone can leave. Thank you so much for joining today. I hope the concepts are clear and see you tomorrow, same time. Great. Thank you so much for joining, everyone.